हाँ तो मैं तमाम नहीं वहाँ है कमेंट तमाम का कौन है गुड्डे कहते दिल को हल्का ना करो, मैं अभी करता हूँ। फर्स्ट ईयर का है अपने हाँ। ज़्यादा देर आए तो अपने हो गए आप लाइव हैं आराम से आजकल गुड मॉर्निंग। हेलो कौन भाई गुड मॉर्निंग कर रहे हैं सब गुड इवनिंग तो कर रहे हैं यार मतलब बच्चों की क्लास लेते रहते हो हाँ अरे जल्दी जुड़ जाओ अभी देखो 5 ही हैं कहाँ चलेगा सब प्रभात मौर्य जल्दी 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 से आ जाओ पूर्णांश हेलो वेरी गुड जल्दी जुड़ो जिससे कि शुरू हो जाए हर्ष गुड इवनिंग प्रियांशु प्रजापति गुड इवनिंग अभय तिवारी नमस्ते बहुत बढ़िया 17 लोग जुड़ गए हैं चलो और जुड़ो जल्दी से जुड़ो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है इस यूनिट से काफी क्वेश्चन लगभग 2-3 क्वेश्चन बढ़िया से आते हैं 5-5 नंबर में अगर इसको सही से तैयार कर लिया तो 10-15 नंबर एकदम बढ़िया हो जाएंगे ठीक है ना इसका जो आज का लेक्चर होगा वो तो ऑनलाइन रहेगा बाकी लेक्चर जो भी होंगे वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे ऐप पर मिलेंगे ठीक है ना और ऐप है कौन सा एफटीपी दिख रहा होगा बगल में लोगो एफटीपी ऐप पर मिलेगा सब कुछ हर्ष सर जी केमिस्ट्री की भी क्लास करवा दीजिए बिल्कुल करवा देंगे टेंशन ना लो ऐसा रैपिड चलेगा मजा आ जाएगा लगेगा कि केमिस्ट्री खत्म हो गई ठीक है ना तो केमिस्ट्री के लिए अभी हम लोग सर से टाइम ले रहे हैं ठीक है जैसे उनको टाइम मिल जाता है तुरंत करवाई जाएगी आपकी क्लास ठीक चलो 20 हो गए हैं बाकी जल्दी जल्दी से आओ स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर तो हम लोगों को पता है मैटर कितने प्रकार का होता है मैटर का मतलब है कि जो आपकी 1 मिनट जरा होल्ड करना हेलो अच्छा 1 मिनट उससे कहो थोड़े तो हेलो मैं वापस आ गया हूँ ठीक है आराध्या अरे आराध्या ध्यान से पढ़ा करो थोड़ा अंशिका सक्सेना तुम भी देखो पढ़ोगे नहीं तो समस्या तुम्हें ही होने वाली है ठीक है ना कोशिश करो कि जो पढ़ाया जाए उसको कायदे से तैयार करना है इस वीडियो को बार बार प्ले कर सकते हो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि प्ले नहीं होगा प्ले हो जाएगा बार बार प्ले करो इसको देखो
इस टॉपिक को बार बार देखो। अगर तुम्हें कॉपी खोल के पढ़ने की आदत नहीं है तो कम से कम वीडियो तो देख ही सकते हो ना लेटे लेटे। आजकल तो बहुत आसान हो गया, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, पढ़ना एकदम इजी हो गया। फिर भी पता नहीं क्यों तुम लोग एकदम नीचे चले जा रहे हो, यानी कि एजुकेशन का जो लेवल है वो एकदम पाताल में जा रहा है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। द्रव्य के गुण, हिंदी में द्रव्य बोलते हैं, अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं। मैटर ये 3 प्रकार का होता है, यानी कि जो द्रव्य होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 का। द्रव्य होता है 3 प्रकार का। अब कहोगे सर अगर गूगल करोगे तो बहुत सारे प्रकार होंगे, जैसे कि प्लाज्मा का भी एक फॉर्म होता है, ठीक है ना, तो कहेंगे ये प्लाज्मा भी होता है। अरे भाई हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? इंटर एटॉमिक फोर्स से मतलब है, ठीक है ना। तो जो हमारा लेवल है उस लेवल के हिसाब से मैटर 3 प्रकार का हम पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सॉलिड को कहते हैं ठोस हिंदी में, लिक्विड को कहते हैं द्रव। देखो द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव्य होता है पदार्थ, इसको हम पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। और लिक्विड, लिक्विड क्या होता है? जैसे पानी हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। तो ये होता है लिक्विड, इसको कहते हैं हिंदी में द्रव। क्या कहते हैं? द्रव। द्रव और द्रव्य ये गैस है, 3 प्रकार के। अब इनको हम किस तरीके से डिस्टिंग्विश करें? आप पहचानते होंगे, सॉलिड को भी पहचानते हैं, लिक्विड को भी पहचानते हैं और गैस को भी पहचानते हैं। आवाज आ रही थी? नहीं आ रही थी? कुछ में लिखा हुआ है। हाँ, अरे हर्ष कह रहा है लगाइए, आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं है, मैं भूल गया था, इसके लिए सॉरी। मेरा खुद पता नहीं है। हाँ अब सही सही है ना? दोनों दोनों लगाएं। लगा, रुको मैं लगा। अब आएगी, अब सही है, वेरी गुड। कोई बात नहीं है। बाकी सब कहाँ चले गए भाई? पूर्णांश कह रहे हैं सचिन सर को मेरा नमस्ते। ठीक है, उनको नमस्ते बोल दिया मैंने भी। कोशिश करो भाई जल्दी से जुड़ने की। तो ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। ठोस क्या होता है आप पहचानते, बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि नहीं? ठोस जैसे ईंटा हो गया, वो हो गया ठोस। द्रव जैसे पानी हो गया। गैस जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये सब क्या है? गैस है। ठीक है, अब इनके बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक फोर्स जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। कौन सा? इंटर एटॉमिक फोर्स। 2 परमाणुओं के बीच में लगने वाला बल अधिक होता है। तो ये कैसे बिहेव करते हैं? चाहे जितना आप इस पे फोर्स लगा लीजिए, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। जब ये पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो हम इनको कहते हैं ठोस। लिक्विड में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक फोर्स सॉलिड की वजह ज्यादा कम होता है। सॉलिड में क्या होगा? ज्यादा होगा, लिक्विड में क्या होगा? कम होगा। अब हम अगर गैस की बात करें तो गैस में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो इंटर एटॉमिक या इंटर मोलिकुलर फोर्स है, यानी कि अंतरा आणविक या परमाणु के बीच में लगने वाला जो बल है वो क्या होता है? बहुत कम होता है, जिसकी वजह से कम होता है। अगर हम आदर्श गैस की बात करें तो वहां पे तो हम 0 ही मान लेते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स या एटम्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। तो हम 3 प्रकार के पदार्थ पढ़ने वाले हैं, उनके गुण पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड को। किसको? सॉलिड को। तो सॉलिड में जो हमारे सिलेबस में आने वाला है वो है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। क्या आने वाला है? प्रत्यास्थता, ये हम पढ़ेंगे। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे टॉपिक का नाम है प्रत्यास्थता। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलास्टिक प्रत्यास्थता। ठीक है। अब प्रत्यास्थता को हम समझने के लिए ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास। क्या है? ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये है। ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा आप फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या हो रही है? बेंड हो जा रही है, झुक जा रही है ना। ठीक है। अगर आप थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो एकदम से झुक जाएगा, झुक जाएगा ना। तो ये पदार्थ क्या है? प्रत्यास्थ है। कैसा है? प्रत्यास्थ है। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं इसको ले लेता हूं, यहां पे देखो, अगर मैं इसको झुकाता हूं तो ये और ज्यादा झुक जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या आ जाएगा? डिफॉर्मेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब इसकी शेप बदल गई। क्या हो गई? शेप इसकी बदल चुकी है। इसमें आप फोर्स लगाते हैं तो ये फिर से अपनी आकृति को क्या कर लेता है? रीगेन कर लेता है, फिर से अपनी आकृति को प्राप्त कर लेता है। समझ गए हो? अब ये होता क्या है, इन दोनों प्रॉपर्टी को हमें समझना है। जो फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं? फोर्स, डिफॉर्मेशन फोर्स, इसको कहते हैं डिफॉर्मेशन इसको कहते हैं विरूपक बल भी कहते हैं। यानी कि इसका रूप बदल देता है। शब्द से समझो, विरूपक, रूप को क्या कर दे? खराब कर दे। जो इसकी इनिशियल शेप है उसको क्या कर दिया इसने? खराब कर दिया। इनिशियली ये कैसा था? सीधी थी। आपने फोर्स लगाया, इसको क्या कर दिया? टेढ़ा कर दिया, तो इसका रूप क्या हो गया? बदल गया। ठीक है। तो विरूपक बल है ऐसा बल जो क्या करे? आकृति में या उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन ला दे, उसे कहते हैं विरूपक बल। ठीक है। अब विरूपक बल लगाने से आकृति में चेंज आता है। किस में चेंज आता है? आकृति में परिवर्तन। आकृति में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना। जब आकृति में परिवर्तन आएगा तो इसको भी हमें किसी ना किसी राशि के तहत दिखाना पड़ेगा। ठीक। तो हमारे पास इस तरीके से दो चीजें हैं। आपने एक बल लगाया, इस स्केल पर बल लगाते हैं तो ये क्या करता है? फिर से अपनी पोजीशन को रीगेन करता है। किसके कारण करता है? क्योंकि ये जो इसके जो मॉलिक्यूल हैं या एटम हैं वो क्या करते हैं? रजिस्ट करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। किसका? अपनी आकृति में परिवर्तन का। क्या करते हैं? विरोध कर रहे हैं। आकृति में मैं परिवर्तन लाना चाहता हूं लेकिन ये क्या करेगा? इसका विरोध करेगा। जो कौन से बल है? इसके इंटर एटॉमिक फोर्स। कौन सा बल है? इंटर एटॉमिक फोर्स, यानी कि अंतरा आणविक बल। ये क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे। जितना ज्यादा विरोध होगा उतने ही ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो इसके अंदर जो परमाणुओं के द्वारा लगने वाला जो बल है, प्रति एकांक क्षेत्रफल, क्या? प्रति एकांक क्षेत्रफल, उसको कहते हैं, हम एक नया नाम दिया है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रेस। और हिंदी में कहते हैं प्रतिबल। क्या कहते हैं? प्रतिबल। तो प्रतिबल की क्या परिभाषा हो गई? प्रतिबल वह बल है जो वह अंतराल
अंतराणविक बल जो आकृति में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। अर्थात इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिबल का, उसको हम लिखेंगे आंतरिक बल बटे क्षेत्रफल, आंतरिक बल बटे क्षेत्रफल। यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक बल क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रेस। ये स्ट्रेस की परिभाषा हो गई। स्ट्रेस क्या हुआ, जैसे मैं इस पे बल लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, बल। लेकिन ये जो स्केल है जिस मटेरियल की बनी हुई है, इसके जो अणु हैं वो क्या करेंगे, मेरे बल का विरोध करेंगे। जो मैं बल लगा रहा हूं वो कौन सा बल है, विरूपक बल है। क्या है, विरूपक बल। और जो स्केल लगा रही है इसके अणुओं के द्वारा, वो कौन सा बल है, प्रति एकांक क्षेत्रफल, वो है प्रतिबल। वो क्या है, प्रतिबल है। ठीक है ना। जैसे ही हम विरूपक बल हटा देते हैं, विरूपक बल हटा देते हैं, तो ये पुनः अपनी आकृति को प्राप्त कर लेती है, कर लेती है। इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्थता। तो एक सीमा तक ही ऐसा हो सकता है। कहां तक हो सकता है, एक सीमा तक ही हो सकता है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा बल लगाया, अभी इसको सीधा किया, हो गया, ठीक है ना, फिर लगाया सी। लेकिन अगर जैसे मैं और ज्यादा लगाऊंगा, और ज्यादा लगा दिया, एक सीमा के बाहर लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अपनी आकृति में इसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ही आकृति में परिवर्तन होता है, तो प्रारंभिक आकृति और आकृति में परिवर्तन के अनुपात को, यानी कि पहले होगा आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति, इसके अनुपात को कहते हैं क्या, विकृति। क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। तो विकृति क्या हो जाएगी, जिसको अंग्रेजी में हम स्ट्रेन कहते हैं, विकृति हो जाएगी प्रतिबल लगाने के पश्चात, प्रतिबल लगाने के पश्चात प्रारंभिक आकृति या आकृति में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आकृति के अनुपात को विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। तो प्रतिबल लगाने के पश्चात क्या होता है, आकृति में परिवर्तन आ जाता है। तो उस आकृति में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आकृति के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, विकृति आ जाती है। तो विकृति को हम ऐसे डिनोट नहीं करते कि केवल चेंज ही, नहीं, रेशियो होता है। ये रेशियो होता है, अनुपात होता है। किस किस का अनुपात होता है, आकृति में परिवर्तन बटे, आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति, उन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, विकृति। अब अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में अगर कहेंगे इट इज अ रेशियो, क्या होगा अंग्रेजी में, इट इज अ रेशियो बिटवीन
इसको लिखेंगे तो लिखेंगे इट इज द रेशियो बिटवीन change in shape and initial shape और चेंज इन शेप, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्ट्रेन यानी कि विकृति। सिमिलरली इसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, देखो ये भी क्या है, एक इंटर एटॉमिक फोर्स है। कैसा है, इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर या इंटरनल फोर्स कह लो, क्या कह लो, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये अंग्रेजी में अगर मैं इसको लिखूं, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया, यही दो चीजें हैं जो हमें समझनी है। क्या, पहला तो प्रतिबल या स्ट्रेस, दूसरा विकृति या स्ट्रेन। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। सर डेफिनेशन इंग्लिश में भी ओके, करवाता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत अब नहीं ना। बाकी लोग कहाँ गए, अभी मुझे बहुत कम दिख रहे हैं, 31 लोग ही दिख रहे हैं ऑनलाइन, बाकी सब सो गए हैं लगता है। हाँ, अब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता है तुम लोगों का। तो आपको दो चीजें पता चल गई, ये दोनों डेफिनेशन पूछा जा सकता है, एक एक नंबर में पूछी जा सकती है डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। देखो हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में एकदम ये मान लो 70-80% आता ही आता है। अगर मान लीजिए आपके 20 बार एग्जाम हुआ है, पॉलिटेक्निक के एग्जाम जो फर्स्ट ईयर का है 20 पेपर हुए हैं, तो 20 में से कम नहीं तो 15 बार तो ये आया ही होगा एग्जाम में, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ है, हुक का नियम। ओके, अब हुक का नियम क्या है, हुक का नियम है, ये है, सबसे पहले तो हमें एक और चीज समझनी है कि प्रत्यास्था की सीमा क्या है, प्रत्यास्थता की सीमा क्या है। फिर से हम वही दो चीजें लेंगे, ये हमने लिया स्केल, इस पे मैंने फोर्स लगाया, ये डिफॉर्म यानी कि इसकी आकृति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, या ये अपनी पुनः आकृति प्राप्त कर ले रही है, तो ये अधिक प्रत्यास्थ है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, क्योंकि जैसे ही आप डिफॉर्मेशन फोर्स हटाते हैं इसमें क्या आ जाता है, डिफॉर्मेशन आ जाते हैं, यानी कि जैसे ही आप यहां पे विरूपक बल हटा देते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, आकृति में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और हमें समझना क्या है, हमें यह समझना है कि हुक के नियम में इसकी सीमा क्या है, इलास्टिसिटी की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। ओके, प्रत्यास्था की सीमा क्या, प्रत्यास्था की वो सीमा है कि अगर आप डिफॉर्मेशन फोर्स लगा देंगे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स
इन द लिमिट ऑब्जेक्ट regain its initial state। ये क्या करे, अपनी इनिशियल स्टेट को आप इसमें लगाते जाइए तो मैक्सिमम अधिकतम वो बल जहां पर ये क्या करे, छोड़ो तो अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर ले। अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो होती है कौन सी सीमा, इलास्टिसिटी की सीमा, यानी कि प्रत्यास्था की सीमा। उसके बाहर उसका प्रत्यास्था का जो गुण है वो हो जाता है खत्म। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो प्रत्यास्था का जो सीमा है वो यही कहलाती है। तो अब हम इसकी जब डेफिनेशन लिखेंगे हुक की, तो हम लिखेंगे इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था की सीमा के अंदर की बात हो रही है, प्रत्यास्था की सीमा से बाहर हुक का नियम का पालन नहीं होगा। तो इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी stress is proportional to the strain। तो यानी कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर, किसके अंदर, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर प्रत्यास्था की सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ये हिंदी की डेफिनेशन हो गई। ठीक है ना, यहां पे एकदम ध्यान से देखना, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर की बात हो रही है। और प्रत्यास्था की सीमा क्या है, प्रत्यास्था की सीमा वो है जहां पर आप विरूपक बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद वो अपनी पुनः स्थिति में आ जाती है। अगर वो ज्यादा बल लगाया और पुनः अपनी स्थिति में वापस नहीं आई, वह अधिकतम बल ही है, तो उसको हम कहते हैं कौन सी सीमा है, विरूपक सीमा है, या हम कहेंगे इलास्टिसिटी की सीमा है। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब है प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी का मतलब है प्रत्यास्था, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर की बात हो रही है। उसके बाद उसके प्रत्यास्था का गुण खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यास्था की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब आप विरूपक बल लगाएं और पुनः अपनी स्थिति को वो क्या कर ले, प्राप्त कर ले, रिगेन कर ले। ठीक है, तो हम कहेंगे वो कैसा है, प्रत्यास्थ है। अगर वो रिगेन ना करे जिस पॉइंट पर, तो वहां पे प्रत्यास्था का गुण उसका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, तो दो तरीके के हम यहाँ पे पदार्थ के बारे में बात करेंगे। एक होता है इलास्टिक और एक होता है प्लास्टिक। क्या होगा, इलास्टिक और प्लास्टिक। तो इलास्टिक का मतलब होता है कि वे पदार्थ जिनमें प्रत्यास्था का गुण है, यानी कि इलास्टिसिटी है। प्लास्टिक वो पदार्थ हैं जिनमें प्रत्यास्था का गुण नहीं होता है। जैसे कि गीली मिट्टी हुई, गीली मिट्टी को आप क्या कर दीजिए, दबा दीजिए। जैसे ही आप दबाएंगे और फिर से आप वो दबाने के बाद छोड़ देंगे तो वो पुनः अपनी आकृति को प्राप्त नहीं करती है। तो इसका मतलब वो कैसा हुआ, सुघट्ट हो गया। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको दूसरा एक एग्जाम्पल लूं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक स्टील ले लिया, क्या ले लिया, स्टील की रॉड ली और आपने क्या किया, फोर्स लगाया।
फोर्स लगाया और सीमा के बाहर लगा दिया, किसके बाहर लगा दिया, सीमा के बाहर लगा दिया, तब तो वो अपनी पोजीशन गेन नहीं कर पाएगा। लेकिन सीमा के अंदर लगाओगे तो पुनः अपनी वो आकृति को प्राप्त कर लेगा। तो जो क्वार्ट्ज होता है वो भी क्या होता है, इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि पूर्णतः आदर्श प्रत्यास्थ वस्तु है। अब आदर्श का मतलब यह है कि आदर्श के समीप है, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो पूर्णतः आदर्श कहें या पूर्णतः कहें प्रत्यास्थ वस्तु है। तो जो प्रत्यास्थता है, प्रत्यास्थता पदार्थ का गुण है। किसका गुण है, पदार्थ का गुण। किसका गुण हो गया, ये पदार्थ का गुण है। ठीक है ना। अब हमने इससे पहले हुक का नियम पढ़ा, अब हुक के नियम को थोड़ा और डिटेल में लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नियम है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक फॉर्मूला बनके आने ही वाला है। फॉर्मूला क्या होगा, प्रतिबल प्रोपोर्शनल है किसके, विकृति के। यहां पे मैं अंग्रेजी में लिख दूंगा। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया, साइन के बाद प्रतिबल को इधर लेके गए, विकृति को इधर लेके गए, तो प्रतिबल प्रतिबल बटे विकृति हो गया। क्या हो गया, प्रतिबल बटे विकृति। तो ई जो है ई जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यानी कि प्रत्यास्था गुणांक है। इसको कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्रत्यास्था का क्या है, गुणांक है। अंग्रेजी में अगर लिखेंगे तो हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे ऐसे, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, ई लगाएंगे। कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही होगी भाई कैसे कर दिया, तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाया, क्या लगाया, इक्वल का चिन्ह लगाया, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया ई, और ये हो गया स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को इधर लेके आओगे, कहाँ, इधर लेके आओगे, तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। तो यहां पे ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई टॉपिक, हुक का नियम 2 नंबर में आता ही आता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा तो इस तरीके से पूछेगा फॉर्मूला, ई बराबर विकृति बटे प्रतिबल, प्रतिबल बटे विकृति, ऐसे करके कुछ भी कर देगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है, हुक का नियम भी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, एक ये है और एक हिंदी में और ये है अंग्रेजी में। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास प्रत्यास्था गुणांक कितने, प्रत्यास्थता गुणांक 3 है। कितने हैं, 3। प्रत्यास्थता गुणांक कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, पहले को हम कहते हैं यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, हिंदी में कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक।
तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक। इसको क्या कहते हैं? दृढ़ता गुणांक, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। चौथा है तीसरा है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कि अंग्रेजी में इसको नाम देते हैं बल्क मॉडुलस। क्या कहते हैं? बल्क मॉडुलस। इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से, इसको डिनोट करते हैं ईटा से, मान लीजिए ईटा से, कहीं कहीं सिग्मा से भी इसको डिनोट करते हैं, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। ये चिन्ह है, इन राशियों को प्रदर्शित करने के लिए ये क्या है? चिन्ह है। ठीक है ना? अब हम इनकी परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परिभाषा। कोई क्वेश्चन है? सेशन को ठीक है, गुड इवनिंग। 33 लोग हैं, 33। सब लोग और जुड़ो भाई, जल्दी से जुड़ो। ठीक है? ये जो हम बताने जा रहे हैं ना, इसका तुमसे कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमी सूत्र बताओ या मात्रक बताओ। प्रत्यास्था गुणांक का विमी सूत्र बताओ या मात्रक बताओ। ठीक है? तो इन चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो एकदम से कायदे से पढ़िए, ध्यान से एकदम। चलो, तो यहां पर पहली वाली डेफिनेशन को समझते हैं, यानी कि पहला वाला जो गुणांक है उसको समझते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक रॉड है। क्या है? रॉड है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए है। कितना है? कैपिटल ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कितना है? ए है। ये कितना है? ए है। इस पर आपने क्या किया है? फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। परपेंडिकुलर। कैसा लगाया? इसके परपेंडिकुलर, अनुप्रस्थ काट के एकदम परपेंडिकुलर। ए को कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस पे मैंने एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स लगाया एफ। जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे तो इसकी लंबाई में क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। लंबाई में क्या हो जाएगा? चेंज। जब लंबाई में चेंज आ जाएगा तो इस लंबाई में चेंज आने की वजह से इसमें आ जाएगी क्या? विकृति। विकृति को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेन। तो क्या आ जाएगा? स्ट्रेन आ जाएगा। आपने फोर्स लगाया, ये फोर्स क्या है? विरूपक बल है। आपने लगाया, इसकी आकृति में क्या हो गया? परिवर्तन आ जाएगा, यह लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। तो मान लीजिए ये लंबा होकर थोड़ा सा, ये लंबाई इसकी इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई? ये तो यहां से यहां तक की लंबाई इसकी थी एल। यहां से यहां तक की लंबाई थी इसकी एल। ठीक है? और यहां पे कुछ चेंज आया, यहां से यहां तक का चेंज आया। यहां से यहां तक का चेंज कितना आया? डेल्टा एल। जो ये खाली जगह दिख रहा है ना, ये चेंज है। ठीक है? डेल्टा एल। तो अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा, इसकी यंग प्रत्यास्था गुणांक की, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगी यंग प्रत्यास्था की गुणांक? देखो, इस सारी डेफिनेशन में
जब हम प्रत्यास्था की बात करेंगे तो प्रत्यास्था की सीमा के अंदर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रत्यास्था के सीमा के अंदर की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रत्यास्था की सीमा के अंदर लिख देते हैं इन द elasticity limit, in the limit of elasticity, ऐसे लिखो, limit of elasticity, the ratio between longitudinal stress to the longitudinal strain, ये किसकी डेफिनेशन है? यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा है। क्या परिभाषा है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा y इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, ये आपका किसके लिए परिभाषा हो गई? यंग प्रत्यास्था गुणांक के लिए। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रत्यास्था की सीमा के अंदर। हिंदी में भी लिख लो भाई, हिंदी में इसको लिखेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ओके, ये हिंदी में हो गया। तो हिंदी और अंग्रेजी में क्या कोई ज्यादा डिफरेंस थोड़ी होता है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। समझना है, समझना ये है कि जब आप क्या करते हैं, कोई रॉड लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए यही हो गया, ये रॉड की तरह है, इस पे आप क्या लगाएंगे? इसको फिक्स कर देंगे किसी भी सरफेस से और इस पे फोर्स लगाएंगे एक एंड पर, वो भी परपेंडिकुलर। जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ में क्या आ जाएगी? चेंज आ जाएगा, यानी कि लेंथ चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी लंबाई। लंबाई बढ़ेगी तो लंबाई बढ़ने से इसमें क्या आ जाएगी? विकृति, क्योंकि शेप चेंज हो गया इसका। ठीक है, जैसे ही शेप चेंज होगा तो इसमें आ जाएगी स्ट्रेन। आपने लगाया क्या? स्ट्रेस लगाया और आ क्या गया? आपके स्ट्रेन आ गया। तो कौन सा स्ट्रेन है? क्योंकि आपके पास 3 मॉडुलस हैं। कितने मॉडुलस हैं? 3 मॉडुलस हैं। तो आपको 3 तरीके से इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो बल है, बल बटे क्षेत्रफल, इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और इसको कहते हैं लंबाई में जो वृद्धि है बटे प्रारंभिक लंबाई, इसको कहते हैं क्या? विकृति। तो F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा L अपॉन L। ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो Y इज इक्वल टू F अपॉन ए बटे डेल्टा L अपॉन L। L को ऊपर लेके जाएंगे, A को नीचे लेके जाएंगे, तो F इंटू L बटे A इंटू डेल्टा L। ऐसे भी लिखा होता है और ऐसे भी लिखा होता है। ये
फॉर्मूला। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है ना। जैसे कि हमने पहले बताया था यहां पे प्रतिबल और विकृति, तो यहां से अगर मैं यहां पे देखूं प्रतिबल और विकृति को, तो प्रतिबल आपके 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। इसी प्रकार विकृति भी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है, ठीक है। ये दोनों 3-3 प्रकार के हैं। तो हमने अभी एक डिस्कस किया, कौन सा किया? यंग मॉडुलस की वजह से जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हुआ और अनुदैर्ध्य विकृति हुई। अब हम दृढ़ता गुणांक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दृढ़ता गुणांक की। नेक्स्ट वाली स्लाइड। अंग्रेजी में इसको कहेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कोई डाउट हो तो बताना भाई। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग अभी भी इसको दूसरे लोगों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? जल्दी से शेयर करो, सब पढ़ें आराम से बैठ के। बाद में फिर ये मत कहना एग्जाम के टाइम कि सर क्या बताएं, बैक लग गई, कैसे क्लियर होगी, क्या हो गया। ये सब फिर बाद में नहीं अच्छा लगता है। अभी मौका है, अभी टाइम है, तो अच्छे से पढ़ लो जब पढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एकदम कायदे से पढ़ो, सबको बुलाओ जल्दी से, ठीक है। तो हमें क्या अब देखना है? यंग प्रत्यास्था गुणांक देखना है। वो देख लिया हमने। अब दूसरा हमें देखना क्या है? दृढ़ता गुणांक, ठीक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक में सब लोग मात्रक और विमी सूत्र निकाल के हमें बताएं। क्या बताएं? मात्रक यंग प्रत्यास्था गुणांक का और विमी सूत्र। यानी कि मात्रक का मतलब अंग्रेजी में यूनिट और विमी सूत्र का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। निकाल के बताओ जल्दी। जल्दी से निकाल के बताओ मात्रक और विमी सूत्र। फर्स्ट वाला फिर से बता दें। देखो ये है यंग प्रत्यास्था गुणांक। क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक। इसकी परिभाषा क्या है? अब आप क्या करते हैं, इसमें एक रॉड लेते हैं, रॉड पर लगा देते हैं एक बल। क्या लगाते हैं? बल। जैसे ही आप बल लगाएंगे तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। जब ये बल लगेगा तो इसकी लंबाई में हो जाएगी वृद्धि। किसमें हो जाएगी वृद्धि? लंबाई में वृद्धि होगी। लंबाई में वृद्धि कितनी है? डेल्टा एल। प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? इसकी एल थी। लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई? डेल्टा एल। ये वाला फिगर है, दिख रहा है ना। जब इसमें डेल्टा एल में वृद्धि हो गई तो इसकी विकृति हम निकाल सकते हैं। विकृति क्या होती है? प्रारंभिक आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति। तो आकृति में परिवर्तन डेल्टा एल है, यानी कि लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल है। प्रारंभिक लंबाई कितनी है? एल है। यही मैंने लिख दिया, बल बटे क्षेत्रफल और प्रारंभिक लंबाई बटे क्या, सॉरी, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति और ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल F/A। हो जाएगा कि नहीं? सर शेयर तो कर दिए हैं पर वो लोग देखते तो नहीं, उनकी बैग लग जाएगी। देखो बैग तो बहुत ज्यादा लगती है, ये मान के चलो। देखो जैसे तुमने 12th किया है, 11th किया है, वैसे अगर तुम लिखोगे तो ये 100% गारंटी है कि बैग लेके आओगे। तो यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है और लिखा जो जाता है ना एग्जाम के और क्वेश्चन के हिसाब से लिखा जाता है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, अभी तुम पढ़ नहीं रहे हो तो लिखना कैसे सीखोगे? लिखना सीख पाओगे? कभी नहीं सीख पाओगे।
तो लिखना है। लिखने के लिए सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है कहाँ पे क्या चीज है, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। और लिखने में जल्दबाजी नहीं करना, धीमे धीमे लिखना है, ठीक है ना। अब चलो मात्रक बताओ इसका। देखो ये है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ये क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और ये है आपकी अनुदैर्ध्य विकृति। तो इसका क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का देखो बल बटे क्षेत्रफल है, क्या है, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, बटे में मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अभी तक किसी का नहीं आया क्योंकि मुझे पता है तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। सबसे पहले तो मेरा जो वीडियो है ना डायमेंशन वाला, वो जाके देखो। हाँ, नित्यानंद कह रहे हैं यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो विकृति का क्या होगा, ये तो प्रतिबल का हो गया, ये किसका हो गया, प्रतिबल का। ये आ गया प्रतिबल का। देखो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, बल का मात्रक कितना हो गया न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये प्रतिबल का हो गया, किसका हो गया, प्रतिबल का। विकृति का कितना आएगा, हाँ ऐसा ही मात्रक, ठीक है। विकृति का बताओ जल्दी, विकृति का मात्रक क्या होगा और विमी सूत्र क्या होगा। जल्दी बताओ इससे निकाल के, इतना टाइम लगाओगे। ये हमने डायमेंशनल एनालिसिस में सबको बहुत अच्छे से बताया है। अरे विकृति है लंबाई में परिवर्तन, तो लंबाई में परिवर्तन का मात्रक यानी कि मीटर। वही राशियां जोड़ी घटाई जा सकती हैं जिनका विमी सूत्र एक समान है, यानी कि लंबाई को लंबाई में जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, चौड़ाई को चौड़ाई में, समय को समय में, द्रव्यमान को द्रव्यमान में, ऐसा ही तो कर सकते हो। तो ये लंबाई में से लंबाई घट रही है, यानी मीटर से मीटर घटे तो मीटर ही तो बचेगा ना। 10 मीटर से 5 मीटर घटा दो, कितने मीटर बचेगा, 5 मीटर, तो मात्रक वही रहता है। तो लंबाई में परिवर्तन का मात्रक मीटर और लंबाई का भी मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ना मात्रक होगा ना विमीय सूत्र होगा। तो अब हम यहां आ जाते हैं, प्रतिबल का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विकृति का मात्रक कोई नहीं होता है, ये मात्रकहीन होती है। कैसी राशि होती है, मात्रकहीन होती है। अब यहां आ जाते हैं, विमीय सूत्र किसका, प्रतिबल का। किसका विमीय सूत्र, प्रतिबल का विमीय सूत्र। प्रतिबल का विमीय सूत्र होगा, बल का मात्र विमीय सूत्र क्या होता है, m(L)T⁻²। नहीं पता है, मुझे पता है तुम लोगों को नहीं पता होगा, क्यों, क्योंकि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं अभी जाके क्लास में नहीं पढ़ाता हूं, मैं क्लास में पढ़ाता हूं, वहां पूछता हूं तो वहां पर भी बच्चे गायब रहते हैं। उनसे अगर वेग का विमीय सूत्र पूछ दो ना, वेलोसिटी का, तो वो भी नहीं बता पाते हैं। ये क्या है, ऐसा तो नहीं है पढ़ाया नहीं गया है, पढ़ाया गया, पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ना शुरू कर दो एकदम कायदे से, बैक लगेगी एकदम, मान के चलो। बटे ये तो हो गया न्यूटन यानी कि बल का विमीय सूत्र। क्षेत्रफल यानी कि मीटर, मीटर के लिए कैपिटल एल, स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, एल ऊपर जाएगा तो एम एल की पावर +1 -2 और टी की पावर -2, और आगे लिखोगे तो ये हो जाएगा m +1 -2 कितना बचेगा, +1 -2, जल्दी बताओ कितना बचेगा, +1 -2 में करोगे तो कितना बचेगा, वंशिका जल्दी बताओ, प्रियांशु, नित्यानंद, श्रेयांश, सभी लोग जल्दी से आंसर दें। भाई 1 में से -2 करना है आपको, 1 -2 करना, तो कितना बचेगा भाई बताओ। ये भी नहीं आ रहा है, -1 सही है, हरिश्चंद्र चौहान -1 बिल्कुल सही, प्रियांशु प्रजापति
-1 कितना आएगा यार, -1 आएगा। यही तो लेवल है तुम लोगों का, थोड़ा ध्यान रखो यार पढ़ने में। तो यहाँ पे हो जाएगा ml की पावर -1। अब t तो यहाँ कहीं नहीं है, जो है तो वही रहेगा, तो t की पावर -2। ये आ गया बिमी सूत्र। ये किसका है बिमी सूत्र? ये बिमी सूत्र है प्रतिबल का। क्योंकि इसका मात्रक नहीं है तो ये विमाहीन राशि है। कौन सी राशि है विमाहीन? विकृति। तो एक ऐसी राशि पूछी जाती है आपसे, एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में। किसमें आया है? ऑब्जेक्टिव में आया है कि ऐसी राशि का नाम बताइए जिसका ना मात्रक हो ना विमी सूत्र हो। इसका मतलब है ऐसी आपको क्वांटिटी का नाम बताना है जिसमें ना तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो ना ही उसका यूनिट हो। तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी यार? विकृति का मतलब होगा स्ट्रेन। विकृति का मतलब होगा स्ट्रेन। ये स्ट्रेन का है और ये सॉरी ये स्ट्रेस का है और ये स्ट्रेन का है। ठीक है ना? अब आते हैं फिर से पुराने वाले पे। अब यहां देखो, इसका मात्रक तो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो विमी सूत्र भी वही होगा जो किसका होगा? स्ट्रेस का होगा। तो m l की पावर -1 t की पावर -2, यही तो निकाले हैं इससे पहले। देखो मात्रक क्या निकाले हैं? m l की पावर -1 t की पावर -2, यही आया है। तो वही होगा ही, क्योंकि विकृति का कोई भी विमी सूत्र नहीं होता है ना ही मात्रक होता है। एकदम इसको याद कर लो, कहते नहीं गांठ लगा लो। हाँ, अब बहुत देर बाद आया प्रियांशु प्रजापति का आंसर कि विकृति विमाहीन राशि होगी। विमाहीन के साथ साथ मात्रकहीन भी होगी। कैसी होगी? मात्रकहीन। चलो अब नेक्स्ट वाले को पढ़ लेते हैं, दृढ़ता गुणांक को। तो दृढ़ता गुणांक क्या होगा? इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिगर बना लेते हैं। बढ़िया सा एक फिगर बनाएंगे। अब आप क्या करेंगे यहां पे, सिमिलरली यहां पर भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब ये होता कैसे है? जैसे कि यहां पे आप एक फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स इस डायरेक्शन सरफेस पर। ये फोर्स लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? फोर्स लगा हुआ है। फोर्स लगाने से होगा क्या? जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे, जैसे कोई बुक हो ना, मोटी सी बुक, ये है, जैसे ये बुक है, ठीक है ना? ये बुक है। अब आप देख रहे हैं इसके जो ये वाली साइड है वो एकदम प्लेन है ना? अब आप क्या करेंगे? इस पर फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स लगाएंगे? स्पर्श रेखीय। कैसा होगा? स्पर्श रेखीय फोर्स लगाएंगे।
जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, और ये जो टिल्ट है ना वो बहुत कम होगा। क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ये जो टिल्ट है वही दिखाया गया है। आपने फोर्स लगाया F इस डायरेक्शन में, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना A है। इस पे फोर्स लगाने की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो इस चेंज को कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं, विकृति। तो मान लीजिए ये एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल कितना है, थीटा, और लंबाई कितनी है, L। इसकी लंबाई यहां पे हम मान लेते हैं, यहां से यहां तक की लंबाई L है। यहां से यहां तक की लंबाई L है, कैपिटल L। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये लंबाई में चेंज है, ये लंबाई में चेंज हो जाएगा डेल्टा L। ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत कम होगा तो हम कह सकते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, या हाइट अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, जल्दी से बताओ, आंसर करो। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, हाइट अपॉन बेस, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर, या हाइपोटेनस। कुछ तो बताओगे, यानी कि लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, कुछ तो होगा, जल्दी से बताओ। हाँ, लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। यानी कि हाइट अपॉन बेस, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो डेल्टा L अपॉन L हो जाएगा। इससे नहीं समझ आ रहा है तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि चाप बटे त्रिज्या। और रेडियस क्या है, ये है, क्योंकि एल है, एल है, और चाप कितना है, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल। ये भी किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है कि नहीं है। चलो, ये फोर्स है पर यूनिट एरिया है। तो दृढ़ता गुणांक की अब हम परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, परिभाषा। परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी इन द लिमिट ऑफ, इन द लिमिट ऑफ प्लास्टिसिटी it is a ratio of shear stress to the shear strain। तो shear stress क्या हो जाएगा, वो लिख लेते हैं। हाँ, हिंदी में लिख लेते हैं, हिंदी में जरूरी है। हिंदी में इसको कहते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल। कई हैं इसके नाम। या हम इसको कहते हैं विरूपक प्रतिबल, तथा विरूपण के अनुपात को, किसको, विरूपण के अनुपात को क्या कहेंगे, दृढ़ता गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ये दृढ़ता गुणांक हो गया। अब हमें दोनों चीजें निकालनी है। पहले तो हमें प्रतिबल निकालना है, यानी कि हमें शियर स्ट्रेस निकालना है, फिर शियर स्ट्रेन निकालना है।
तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेस हो जाएगा F अपॉन ए। शियर स्ट्रेन ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, दैट मीन्स थीटा। दैट मीन्स थीटा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय थीटा। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस बटे शियर स्ट्रेन। हिंदी में इसको कहते हैं विरूपक बल, और इसको हम कहते हैं विरूपक विरूपण या विरूपक विकृति। विरूपक विकृति ये आपका आ गया। ये किसका है? दृढ़ता गुणांक का। ओके, इसका हम वो भी निकाल सकते हैं, मात्रक भी निकाल सकते हैं और विमीय सूत्र। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मात्रक जल्दी से बताओ फिर से, मात्रक क्या होगा यानी कि यूनिट, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होगा भाई, जल्दी बताओ। अभिजीत, बहुत दिन बाद दिखे हो अभिजीत भाई, जल्दी बताओ इसका। अरे पुराना वाला नहीं पढ़ाए हो क्या? अभी अभी पढ़ाए थे मात्रक विमीय सूत्र। अब देखो विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है ना विमीय सूत्र होता, तो बचा क्या आपके पास? बचा केवल और केवल प्रतिबल। क्या बचा? प्रतिबल। तो प्रतिबल का हमेशा स्ट्रेस एफ अपॉन ए है, और एफ अपॉन ए का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका भी क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो यहां पर भी हम लिखेंगे एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, क्योंकि विकृति का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता। बहुत बढ़िया रोशनी, बहुत बढ़िया। वंशिका, बहुत बढ़िया। आराध्या भी सही लिखी है, बिल्कुल सही। ठीक है ना, इसको कहते हैं दृढ़ता गुणांक। क्या कहेंगे? दृढ़ता गुणांक। अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। क्या पढ़ रहे हैं? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बल्क मॉडुलस। क्या कहते हैं? बल्क मॉडुलस। इसको बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। ये एक फिगर है, उसके बाद दूसरा फिगर ये है। यहां पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। क्या लग रहा है? फोर्स। ऐसे आपको बहुत सारे एरो बने हुए दिखेंगे, तो आपको लगेगा कि फोर्स ये इस तरीके से लग रहा है। ओके,
ये क्या है, फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स। कहां की ओर, अंदर की ओर। वॉल्यूम है तो हम एक स्फीयर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्फीयर। जरूरी नहीं कि स्फीयर ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम सिंपलिसिटी के लिए क्या मान लेते हैं, एक स्फीयर मान लेते हैं। जैसे हमने स्फीयर माना, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, फोर्स लगाना है, प्रेशर लगाना है। इसको कहते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं, प्रेशर, जिसमें फोर्स की डायरेक्शन सेम रही है। आपने प्रेशर लगाया यानी कि फोर्स पर यूनिट लगाया, एरिया होगा वो प्रेशर हो जाएगा, या फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने की वजह से अगर इनिशियल वॉल्यूम इसका, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, वी है, तो ये फाइनल वॉल्यूम कुछ हो जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम में से कुछ चेंज करोगे तो ये जो चेंज है वॉल्यूम में, इसमें आयतन में जो परिवर्तन आएगा, ये जो हम डॉट डॉट ये डैश करके दिखा रहे हैं, ये है आयतन में परिवर्तन। वो कितना है, डेल्टा वी। कितना है, डेल्टा वी। तो आयतन कम हुआ है, इसमें क्या हुआ है, आयतन, जैसे ही आप प्रेशर लगा रहे हैं इसका आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना। जब इसका आयतन कम होगा तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए V2 माइनस V1 होगा, तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि V2 कम है किससे, V1 से, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा V। ठीक है ना। आपने फोर्स लगाया, आपने क्या लगाया, फोर्स। तो इस फोर्स को कहते हैं दाब। इस फोर्स को क्या कहते हैं, दाब, फोर्स पर यूनिट एरिया को। तो हम कहेंगे इसको, इसकी अगर मैं परिभाषा लिखूंगा, इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज अ रेशियो it is a ratio of pressure और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसको क्या कहेंगे, प्रेशर या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके। तो इसको हम बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, बी से। अगर मैं हिंदी में लिखूं इसको, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, आयतनात्मक प्रतिबल। इसको हम दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब। तथा तथा आयतनात्मक विकृति के अनुपात, के अनुपात को, के अनुपात को आयतनात्मक या आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई, ये अंग्रेजी में और ये हिंदी में। इसका फॉर्मूला लिखोगे तो बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हिंदी में अगर इसको लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, आयतनात्मक प्रतिबल बटे आयतनात्मक
विकृति। ओके, अगर मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं, किसके फॉर्म में, एफ अपॉन ए, तो वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेस है वो हो जाएगा एफ अपॉन ए, और ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो हो जाएगा माइनस साइन के साथ डेल्टा वी अपॉन वी। माइनस साइन यही दिखाता है कि जब आप प्रेशर लगा रहे हैं तो इसके वॉल्यूम में क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्या आ रही है, कमी। इसीलिए हमने इसमें पहले माइनस साइन ले लिया, जिससे कि ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसका भी आपको मात्रक लिखना है जल्दी से, और विमी सूत्र लिखना है। खुद से लिखो जरा जल्दी, मात्रक और विमी सूत्र दोनों लिखो। इसको लिखने के बाद बस एक ग्राफ और बताना है। क्या बताना है, ग्राफ और बताना है। जल्दी करो क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया रोशनी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सही। हर्ष ने भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा। इस सर इसका यूनिट पास्कल होगा और डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, पास्कल भी कह सकते हो, लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहना ज्यादा सही रहता है इस केस में। वैसे पास्कल भी लिख दोगे गलत नहीं होगा। ओके, खूबसूरत वही लगेगा न्यूटन पर मीटर, क्योंकि वो आइडेंटिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आइडेंटिकल, सबका एक जैसा, सारी विकृतियों का मात्रक एक जैसा, विमी सूत्र एक जैसा हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। हिंदी में इसको लिखेंगे प्रतिबल तथा विकृति का वक्र। इस वक्र को बना लेते हैं। ओके, इस एक्सिस पे रहेगा स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब है विकृति। कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, इसको एक्स एक्सिस नाम दे दो। वाई एक्सिस पे रहेगा प्रतिबल। क्या रहेगा, प्रतिबल। अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस। ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट क्या है, 0 है। तो प्रत्यास्था, जैसे ही आप क्या करेंगे, बल लगाते हैं। क्या करते हैं, बल लगाते हैं। फिर से हम वही ले रहे हैं स्केल। जैसे जैसे आप बल लगा रहे हैं वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। यानी कि डिफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये भी इसका विरोध कर रहा है। डिफॉर्मेशन का क्या कर रहा है, विरोध। ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप बल लगाएंगे वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे आप फोर्स लगाएंगे ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें क्या आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे ये हो गया, आप बल लगा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो ये डिफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो प्रत्यास्था की सीमा से बाहर हो जाएगा, यानी कि उसमें क्या आ जाएगा, विकृति उत्पन्न हो जाएगी। जैसे विकृति उत्पन्न होती है, बल लगा रहे हैं, यहाँ पे देखो प्रतिबल है किसमें, वाई एक्सिस में। यहाँ पे क्या है, विकृति। जैसे जैसे आप प्रतिबल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे विकृति इसमें बढ़ रही है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। अब विकृति उत्पन्न होने के बाद ये फिर से आप क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रतिबल नहीं लगाते, उसी पॉइंट पर एकदम से इसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है। डिफॉर्मेशन आने के बाद फिर से आप थोड़ा सा और स्ट्रेस लगाते हैं तो और ज्यादा इसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है। यहां पे इस पॉइंट पर ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा,
इस पॉइंट पर आने पर ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। इस पॉइंट पर आने पर ये क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट। यहां पे चीज क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे स्केल है, स्केल को आप बहुत ज्यादा करते जाओगे, ये एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, फिर ज्यादा और लगा दोगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, फिर थोड़ा और लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ओ, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने बी, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने ए। ओ से ए इस प्लॉट को समझाया जाता है। ओ से ए तक क्या है, प्रत्यास्था की सीमा है। यहां से यहां तक हुक का नियम पालन होता है। कहां से कहां तक, ये वाली, इसको मैं उसी से बना देता। यहां से यहां तक कौन सा लॉ हो फॉलो होता है, हुक का नियम। हुक्स लॉ। कहां से कहां तक, ओ से ए तक हुक के नियम का पालन होता है। यानी कि ये प्रत्यास्था की सीमा है। ओ से ए क्या है, प्रत्यास्था की सीमा है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की क्या है, सीमा है। जैसे ही हम ओ से ए तक पहुंचते हैं, या ए से हम बी लिखेंगे, ए से कहां पहुंचते हैं, बी पर पहुंचते हैं, तो ये जो प्रत्यास्था है वो खत्म हो जाती है, प्रत्यास्था खत्म हो जाती है। यहां पे क्या आ जाता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो ये इलास्टिक नेचर को अपने को खो देता है। क्या कर देता है, इलास्टिक नेचर को खो देता है। तो इसमें इलास्टिक और प्लास्टिक नेचर दोनों होते हैं, इलास्टिक एंड प्लास्टिक नेचर। और इसमें क्या आ जाता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है। यानी कि इसमें विकृति आ जाती है, यानी कि स्ट्रेन आ जाता है। क्या आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है। जब आप यहां पे पहुंचते हैं डी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, सॉरी कहां पहुंचते हैं, सी पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो वहां पर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। एट पॉइंट सी पर ये परमानेंट डिफॉर्मेशन, हमेशा रहने वाली विकृति, क्या, हमेशा रहने वाली विकृति आ जाती है इसमें। अब ये विकृति क्या नहीं होगी, सही नहीं हो सकती है। उसके बाद जब पॉइंट डी पर पहुंचते हैं, यहां पर ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, या भंजन बिंदु, या टूटने का बिंदु। यानी कि इस वक्त इस बिंदु पर थोड़ा सा और अगर आप स्ट्रेस लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये आपका फिगर है, इस फिगर को इस तरीके से आपको समझना है। ये एग्जाम में आता है, इन पॉइंट्स के बारे में पूछा जाता है कि क्या होता है। यहां से यहां तक आपका हुक का नियम का पालन होता है, ठीक है ना। तो आज आपने जो पढ़ा है ना, वो एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए, ठीक है, शुरू से। आपने आज स्टार्ट किया नया यूनिट। कौन सा यूनिट, एक नया यूनिट है जो आपका यूनिट नंबर 5 भी कह सकते हो और
6 भी, नए के हिसाब से 6 हो जाएगा, पुराने के हिसाब से ये यूनिट 5th हो जाएगा। इसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव के गुण। इसमें हमने सबसे पहले द्रव कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ये हमने बताया था। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सॉलिड, और सॉलिड में भी हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रत्यास्थता। एक द्रव का गुण है जिसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता, ठीक है। प्रत्यास्थता क्या होती है, जब आप किसी भी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसमें विरूपण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उसमें विकृति आ जाती है, ठीक है। अगर विकृति नहीं आ रही है तो वो क्या है, इलास्टिसिटी है उसकी, वो अपना पुरान पहले जैसे आपने प्रतिबल लगाया उसमें विकृति उत्पन्न नहीं हुई, वो अपनी पुनः स्थिति को प्राप्त कर लिया, यानी कि जैसी आकृति पहले थी वैसी ही आकृति प्राप्त कर ली, तो उसके इस गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता में अब आपको देखना है कि विरूपण बल और आकृति में परिवर्तन, इनको 2 नाम से पकड़ा गया, स्ट्रेस और स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल और विकृति। हेलो, हाँ अभी क्लास ले रहे हैं, ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेस और ये हो गया स्ट्रेन। स्ट्रेस को कहते हैं हिंदी में प्रतिबल और इसको कहते हैं विकृति, इनकी ये परिभाषाएं हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है इनके प्रकार, ठीक है। हुक का नियम लिया, हुक के नियम से आपने एक फॉर्मूला निकाला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमने प्रतिबल और विकृति के मात्रक कात्रक निकाले, मात्रक विमी सूत्र निकाले। फिर आगे हमने प्रत्यास्थता गुणांक तीनों पढ़े हैं, तीनों प्रत्यास्थता गुणांक पढ़े हैं, ये है। तो पहला प्रत्यास्थता गुणांक था यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा था दृढ़ता गुणांक, तीसरा था आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। पहला हमने कर लिया है इसमें। दूसरा ये है जिसमें आपका विरूपण होता है, विरूपक बल हुआ, और फिर है ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रतिबल लगेगा, आयतनात्मक विकृति उत्पन्न होगी। माइनस चिन्ह क्यों आता है, क्योंकि इसके वॉल्यूम में अंतर हो जाता है, और वो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। कैसा होता है, अंतर कम होता है, इसीलिए वो निगेटिव आता है। ओके, तो अब इसके आगे का हम पढ़ेंगे, इस यूनिट से ये बहुत महत्वपूर्ण था, अब आगे भी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे वाले जब हम लेक्चर को पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा आपका, जैसे इसी में आप पढ़ेंगे सॉलिड हो गया, अब आप पढ़ेंगे लिक्विड, लिक्विड भी होता है, ठीक है। लिक्विड में आप पढ़ेंगे जैसे आपका श्यानता गुणांक हो गया, श्यानता क्या होती है, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए, और ज्यादातर लेक्चर आपको सारे के सारे क्या कहाँ मिलेंगे, ऐप पर मिलेंगे, कुछ क्लासेस होंगी आपकी ऑनलाइन, ठीक है ना। तो थैंक यू, और कोई अगर क्वेश्चन हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अभी फिलहाल। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, गुड नाइट प्रभात मौर्य, अच्छे से इसको फिर से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले जाना है। और बाकी सब लोग को शेयर करो, जो आसपास के कॉलेज वाले हैं उनको भी शेयर करो, जो आपके आसपास कोई और कॉलेज के भी तो रहते होंगे बच्चे, उनको शेयर करो। कोई नहीं रहता है, चलो एक के पास नहीं रहेगा तो दूसरे के पास रहेगा। वेदांश तिवारी कह रहे हैं सर इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, पीडीएफ ऐप पर मिलेगा बेटा, और वो अभी नहीं मिलेगा, अभी हम लोग इसलिए प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं क्योंकि तुम लोग होते हो एकदम से मक्कार, खुद नहीं लिखना है, बस इकट्ठा करके रखते जाना है। अरे खुद लिखो इसको, बार बार देख देख के इसके नोट्स बनाओ अच्छे से। इसको एक बार घर पे जाके फिर से देखना रोशनी, ठीक है ना। फिर कहीं दिक्कत आए, कोई पॉइंट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक।
ठीक है ना। कोई दिक्कत? गुड नाइट अभिजीत। इसके एक दो जो 1 पॉइंट के क्वेश्चन है वो हम करवाएंगे, वो भी लिखवा देंगे, फिर वो अभी नहीं, तो नेक्स्ट लेक्चर में लिखाया जाएगा, क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो गया है, 1.5 घंटे का हो गया। ठीक है, चलो गुड नाइट सबको। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? वो भी लेस कम कर